नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सौर मंडल क्या होता है। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सूर्य के चारों ओर, ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? समूह को क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। और सौर मंडल के पूरे, ठीक है, सौर मंडल के पूरे ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य है। तो पूरे सौर मंडल में जो ऊर्जा का स्रोत कौन है आपका? वह है आपका सूर्य। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोकेशन देखें तो यह है आपका सूर्य, सन। उसके बाद इसके पास जो सबसे निकटतम ग्रह है वह है बुध। उसके बाद आता है आपका शुक्र, फिर है आपका पृथ्वी, फिर है आपका मंगल, फिर बृहस्पति है, फिर आपका शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। ठीक है, और यम को आपकी ग्रहों के, ठीक है, कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। तो उनको ध्यान में रखेंगे। अभी हम डिटेल में आगे देखते हैं। चलिए देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सोलर सिस्टम है आपका, सोलर सिस्टम, सौर प्रणाली, ठीक है, सौर प्रणाली की खोज की बात करते हैं। तो सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने की। और ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने। अगर सोलर सिस्टम की बात करें तो कोपरनिकस ने दिया था, और जो ग्रहों की गति का नियम था वह दिया था आपका केपलर ने। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सौर मंडल के सारे पिंड होते हैं, जो सौर मंडल के सारे पिंड हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटी के कारण आपस में बंधे हुए। इतना आप लोग जान लीजिए। आगे देखेंगे। हम बात करेंगे सबसे पहले सौर मंडल का सबसे जो आपका प्रमुख पिंड है, मुख्य पिंड है, यानी कि सूर्य, और यह एक प्रकार का तारा है, उसकी बात करते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है तथा सौर मंडल का क्या है? मुखिया है। सूर्य में ऊष्मा एवं ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन की क्रिया। देखिए, दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक नाभिकीय विखंडन, एक नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन पे अगर आपका मतलब उदाहरण पूछे तो वह है आपका जो परमाणु बम है, वो आपकी नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर आधारित है। और अगर आपका हाइड्रोजन बम की बात करें तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया की बात पर आधारित होता है। तो सूर्य में ऊष्मा एवं ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की क्रिया है, जिससे अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है, यानी जो हम लोग देखते हैं, उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर, यानी कि हिंदी में बोले तो प्रकाश मंडल। फोटोस्फीयर से जगह जगह विद्युत चुंबकीय विकिरण, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता रहता है। ठीक है, क्या निकलता रहता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलते हैं, या सूर्य से निकलने वाले लपटे या ज्वालाएं कभी कभी, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सूर्य से निकलने वाली ज्वाला या लपट, जो भी कह सकते हैं, इतनी शक्तिशाली होती हैं, ठीक है, कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाती है। ऐसी ज्वालाओं तथा परमाणु आंधियों को क्या कहते हैं? सौर ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर ज्वाला। ठीक है, तो सौर ज्वाला क्या है आपका? यह आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण ही होता है। क्लियर। चलिए आगे हम देखेंगे। आगे अगर हम देखते हैं सौर ज्वाला के ऊपर इंपॉर्टेंट क्या देखेंगे कि सौर ज्वाला एक बहुत ही प्रभावशाली विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, जो सूर्य के बाहरी सतह अर्थात फोटोस्फीयर से निकलता है, यानी कि जो हम देखते हैं जिस सतह को। कभी कभी यह सौर ज्वाला पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। यहीं से इंपॉर्टेंट करिएगा, पृथ्वी के ध्रुवों के पास जा पहुंचता है, क्योंकि पृथ्वी के ध्रुवों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होती है। तो हम लोग सोचते हैं अक्सर जो चमक होती है क्यों ध्रुवों पर दिखाई देती है? इसलिए क्योंकि जो यह चमक है यह सौर ज्वाला है, और सौर ज्वाला पृथ्वी के ध्रुवों की तरफ आकर्षित होती है, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखेंगे, तथा परिणाम स्वरूप ध्रुवों के पास फूलझड़ी सी प्रकाश देखने को मिलती है, जिसे अरोरा लाइट कहते हैं। तो फूलझड़ी सी प्रकाश ध्रुवों पर देखने को मिलती है, उसको अरोरा लाइट कहते हैं। यह अरोरा लाइट दो प्रकार का होता है, अभी हम आगे देखेंगे। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरियालिस कहते हैं। क्या कहते हैं? यही जब आपका चमक जो अरोरा लाइट है हम उत्तरी ध्रुव से देखेंगे, तो उत्तरी ध्रुव पे जब दिखाई देगी तो इसको अरोरा बोरियालिस कहेंगे। और जब बात करेंगे दक्षिणी ध्रुव पे, जब इसी को हम दक्षिणी ध्रुव पे देखते हैं तो उससे हम अरोरा ऑस्ट्रेलिस, क्या बोलते हैं? अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, ये ई नहीं रहेगा, अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको क्या देखने को मिला है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर जो आपका प्रकाश है, ठीक है, सौर ज्वाला जो आती है उसको अरोरा बोरियालिस बोलते हैं, और पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। ठीक है, इसको करिएगा इंपॉर्टेंट। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं।
आगे यहाँ पे देखेंगे कि सूर्य के सतह का वह भाग जहाँ से विद्युत चुंबकीय विकिरण या सौर ज्वालाएं उत्पन्न होकर दूर तक चली जाती हैं, वहाँ पर क्या होता है, काला रंग का धब्बा बन जाता है। जहाँ से यह विद्युत चुंबकीय विकिरण या सौर ज्वाला जिसको बोलते हैं उत्पन्न होकर निकलती हैं, वहाँ पे एक काला रंग का धब्बा बन जाता है, क्योंकि सूर्य के उस भाग से ऊष्मा निकल जाने के कारण सूर्य का वह भाग क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तथा ऐसे काले धब्बे को सौर कलंक कहते हैं। तो सूर्य से वहाँ क्या होता है, ऊष्मा निकल जाता है, और ऊष्मा निकलने के बाद वहाँ का जो आपका एरिया है ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने से काले धब्बे का रूप ले लेता है, यानी कि काला धब्बा दिखाई देने लगता है, और इसी काले धब्बे को हम सौर कलंक बोलते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो सौर कलंक है यह अस्थाई नहीं होता है, यह बनता है और बिगड़ता रहता है। जैसे आज जहाँ काला धब्बा है, जरूरी नहीं कि वहाँ कल भी रहेगा, वहाँ पे फिर हो सकता है लाइट आ जाए। ठीक है, इसके बनने और बिगड़ने में 11 वर्षों का समय लगता है। ठीक है, इतना जल्दी भी नहीं आ जाएगा, कल ही आ जाए। इसके बनने और बिगड़ने में 11 वर्षों का समय लगता है, जिसे सौर कलंक चक्र कहते हैं। ठीक है, तो सौर कलंक क्या है, सूर्य के ऊपर जो काला धब्बा दिखाई देता है उसको हम सौर कलंक कहते हैं, और जो सौर कलंक चक्र होता है, यानी कि इस काले धब्बे को बनने और बिगड़ने में जो समय लगता है उसको सौर कलंक चक्र कहते हैं। और सौर कलंक चक्र की जो टाइम की बात करें तो 11 वर्ष का होता है। आगे देखेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण जो सौर कलंक से बाहर निकल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, वह पृथ्वी के बेतार संचार प्रणाली को ध्वस्त कर देती है। अच्छा, अब ध्यान में रखिएगा, यही जो विद्युत चुंबकीय विकिरण जो सौर कलंक के नाम से हम जानते हैं, तो क्या होता है, जो बाहर निकल के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, पृथ्वी की जो बेतार संचार प्रणाली है, यानी कि जो आपका यहाँ पे रेडियो सिस्टम कह सकते हैं, को ध्वस्त कर देती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे यहाँ पर कि सूर्य का वह बाहरी भाग जो सूर्य ग्रहण के समय अंगूठी की भांति चमकता हुआ दिखाई देता है, उसको हम कोरोना कहते हैं। ठीक है, कोरोना या कोरोना, वो कोरोना मत समझिएगा, कोरोना कहलाता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी है, वह है आपका 14.98 करोड़ किलोमीटर। अगर हम बात करें सूर्य की वर्तमान आयु तो वह है लगभग 5 अरब वर्ष। ठीक है, आगे देखेंगे सूर्य से पृथ्वी तक आने में, ठीक है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। एग्जाम में कभी कभी पहले पूछता था, अब नहीं पूछता है लगभग, लेकिन ध्यान रखिएगा, पूछ दे तो क्या करेंगे आप, 8 मिनट 20 सेकंड, 19 सेकंड कहीं 20 सेकंड लिखा है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी बहुत नज़दीक है, इसलिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष में नहीं मापी जाती है। क्लियर। क्योंकि जो इसलिए नहीं मापी जाती क्योंकि प्रकाश वर्ष क्या बोलते हैं, एक प्रकाश वर्ष जो होता है सूर्य के, ठीक है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। तो पृथ्वी, जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक 8 मिनट 20 सेकंड में ही आ जा रहा है, तो इसको हम लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष में कैसे माप सकते हैं। ठीक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है पार्सेक होती है। एक पार्सेक बराबर 3.6 प्रकाश वर्ष होता है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर आपको 1 लाइट ईयर बराबर पता ही है कि लाइट के द्वारा एक साल में ट्रेवल की गई डिस्टेंस को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। सूर्य के फोटोस्फीयर का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सूर्य के केंद्र का तापमान पूछें तो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद हम बात करें, किसी भी तारे का जीवन काल का अनुमानतः 10 बिलियन वर्ष है। ठीक है, जो जीवन काल होता है किसी भी तारे का लगभग 10 बिलियन वर्ष होता है। यह 10 अरब वर्ष या 10 अरब वर्ष, 10 बिलियन के या 10 अरब वर्ष। अब हम देखेंगे ग्रहों को। ठीक है, ग्रह देखेंगे। ठीक है, ग्रहों के पास ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, यानी ग्रहों के पास खुद का यानी अपना ऊष्मा प्रकाश नहीं होता है, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्लियर। तो जो ग्रह होते हैं उनका खुद का ऊष्मा प्रकाश नहीं होता है, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि सूर्य से दूरी के अनुसार अगर हम ग्रहों का क्रम देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या है, दूरी के अनुसार यानी सबसे नज़दीक आपका है क्या, बुध। फिर आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद कहाँ पे आएंगे आप, पृथ्वी पर। क्लियर। दूसरे नंबर पर कौन आता है, पृथ्वी। फिर देखते हैं तीसरे नंबर पर आपका है कौन सा, आपका, सॉरी एक सेकेंड रिपीट करते हैं। सबसे पहले पे हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला है आपका बुध। ठीक है, कौन सा है, बुध, सबसे नज़दीक ग्रह। उसके बाद हम देखते हैं फिर आएगा शुक्र। ठीक है, दूसरे नंबर पर शुक्र आता है। फिर देखेंगे पृथ्वी। तीसरे नंबर पर दूरी के क्रम में आपका पृथ्वी है। फिर आएगा आपका मंगल, चौथे नंबर पर हम देख रहे हैं मंगल है।
फिर आएगा आपका बृहस्पति, 5वें नंबर पे आपका है बृहस्पति। फिर हम देखते हैं शनि, 6ठे नंबर पे है दूरी के अनुसार शनि, 7वें नंबर पे है आपका अरूण और 8वें नंबर पे है आपका वरुण। तो यह हो गया आपका दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। आकार के अनुसार अगर हम ग्रह देखेंगे तो अगर हम देखें आकार के अनुसार तो सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका वह कौन सा है, वह है आपका बृहस्पति, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है शनि, ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है अरूण और चौथे नंबर पर आता है वरुण। तो ये लास्ट के 4 जो हैं ये पहले इनका क्रम ऐसे याद रखिएगा, लास्ट के जो 4 हैं इनका क्रम देखिए याद रखिएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे है, ठीक है। बृहस्पति शनि अरूण वरुण ये आपके 4 सबसे बड़े हो गए। उसके बाद क्रम आता है आपका पृथ्वी, ठीक है, किसका आता है, पृथ्वी का, फिर आता है शुक्र का, फिर आता है आपका मंगल, फिर आता है बुध, ठीक है, पृथ्वी शुक्र मंगल बुध। तो ये आपके हैं क्या है आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। आगे देखेंगे पृथ्वी के सबसे नजदीक क्या है आपका शुक्र है, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, वह है आपका शुक्र। और एक खासियत यह है कि सूर्य जो है शुक्र जो है आकार में, ठीक है, लगभग शुक्र लगभग पृथ्वी के समान है, आकार में क्या है शुक्र लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। तो पृथ्वी का बहन किसे कहा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन का दर्जा दिया जाता है। आगे बात करते हैं सूर्य के समीप 4 ग्रह अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। तो सूर्य के समीप जो 4 ग्रह हैं कौन कौन से, बुध हैं, शुक्र हैं, पृथ्वी और मंगल, ये अपेक्षाकृत छोटे हैं बाकी 4 ग्रहों की अपेक्षा, क्योंकि ये भारी पदार्थ से बने हैं तथा इनके घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो सूर्य के जो नजदीक 4 ग्रह हैं ये भारी पदार्थों से बने हैं और इनका जो डेंसिटी है ये अपेक्षाकृत अधिक है उन ग्रहों से जो दूर के हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं वहीं शेष 4 ग्रह हल्के पदार्थों के बने हुए हैं तथा इनका घनत्व कम है तथा अपेक्षाकृत काफ़ी यह बड़े हैं, घनत्व भी कम है और मतलब आकार में बड़े हैं। आगे हम बात करें अब इसी में ग्रहों को विभाजन, जो 4 ग्रह हैं उनको 2 भागों में बांट दिया गया, एक आपको आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं और एक बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन से हैं, जो छोटे ग्रह की श्रेणी में है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। जो शुरू के 4 हैं वो आंतरिक हैं। और बाह्य ग्रह की बात करें तो बृहस्पति शनि अरूण वरुण यह क्या है, बाह्य ग्रह है। अगर ऊपर के आंतरिक ग्रहों की बात करें तो इनकी डेंसिटी अधिक होती है और अगर हम बाह्य ग्रहों की बात करें तो इनकी डेंसिटी कम होती है। आकार में यह ग्रह छोटे होते हैं और आकार में यह ग्रह इनसे काफ़ी बड़े होते हैं। क्लियर, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे अधिकांश ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। जो अधिकांश ग्रह हैं वो अपना चक्कर लगाते हैं किधर, पश्चिम से पूर्व की ओर, परंतु शुक्र और अरूण पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चक्कर लगाते हैं। शुक्र और अरूण को ध्यान में रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि कौन से ग्रह, ठीक है, सौरमंडल के कौन से ग्रह यह आपके पश्चिम से पूर्व दिशा के बजाय पूर्व से पश्चिम यानी उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं, शुक्र और अरूण। सभी ग्रहों के पास अपना उपग्रह है, सभी ग्रहों के पास अपना उपग्रह है, परंतु बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि बुध और शुक्र जो है इनके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। आगे देखेंगे बृहस्पति शनि अरूण व वरुण को आकार में बड़े होने के कारण इन्हें ग्रेट प्लैनेट्स, ठीक है, भी कहा जाता है। ग्रेट प्लैनेट्स या महान ग्रह भी कहा जाता है, दर्जा दिया जाता है। अच्छा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आपका बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। क्लियर, चलिए आगे देखेंगे। अब एक एक ग्रह को डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे हम जानेंगे सबसे पहले बुध को, ठीक है, किसको जानेंगे, बुध को। तो बुध को देखिए यहाँ पे दिया है कि अगर हम बात करें यह सूर्य के सबसे पास वाला क्या है, ग्रह है। यह सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह है, कौन सा, आपका बुध। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे कि सूर्य के सबसे निकट होने के कारण, निकट करीब होने के बावजूद भी यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है, ठीक है। हालांकि अगर हम बात करें सूर्य के सबसे निकट यह है ग्रह है तो इसको सबसे गर्म होना चाहिए था, लेकिन उतना निकट होने के बाद भी सबसे गर्म ग्रह यह नहीं है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और इसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, परंतु इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सही बात है, और इसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं, ये भी सही है, परंतु इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है खुद का। आगे हम बात करेंगे कि सूर्य के सबसे निकट होने के कारण यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय 88 दिन में करती है। सबसे कम समय कितने दिन, 88 डे में पूरा कर लेती है। यह ग्रह दिन में अत्यधिक गर्म होती है, दिन में अत्यधिक क्या होती है, गर्म, और रात में क्या होती है, अत्यधिक ठंडा होती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे कि यहाँ पर कि सबसे गर्म ग्रह
वो तो अगर हम तापांतर की बात करें तो बुध था कि दिन में अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंडा, लेकिन सबसे गर्म ग्रह की बात करें, सबसे नज़दीक होने के बाद भी बुध नहीं था। तो आप लोग पूछेंगे कौन है, तो दूसरे नंबर का जो ग्रह है शुक्र, यह क्या है, अब यहाँ पे हम इसको डिटेल करते हैं। शुक्र के बारे में जानेंगे। इसके पास भी अपना कोई उपग्रह नहीं है, यह सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। तो वायुमंडल मतलब सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह क्या है, आपका शुक्र। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। क्लियर, यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। और आगे हम जानेंगे इसमें कि यह घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी से काफ़ी समानता रखता है, यानी लगभग ये पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। चलिए, यह जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इसके हो गए। आगे हम देखेंगे, पृथ्वी की बात करते हैं। ठीक है, पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी जो है आपका सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। जल की उपस्थिति, ठीक है, उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह, ठीक है, ब्लू प्लेनेट, एवं पेड़ पौधों, घास व वनस्पति की उपस्थिति के कारण इसे हरा ग्रह, ग्रीन प्लेनेट भी कहते हैं। तो नीला ग्रह भी और हरा ग्रह दोनों पृथ्वी को भी कहते हैं इस मामले में। इसका ध्रुवीय व्यास है आपका 12,714 किलोमीटर और विषुवतीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के सन्मुख 23.5 अंश पर झुकी हुई है। जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर सूर्य के सम्मुख 23.5 डिग्री अक्ष, ठीक है, अक्षांश पे झुकी हुई है। आगे हम बात करें कि सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के बाद जो पृथ्वी का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो कि पृथ्वी से 4.22 लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। आकार व बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। क्लियर, चलिए, ये तो बातों पर हुआ ही था। आगे हम बात करते हैं, पृथ्वी पर दिन रात इसकी अच्छी गति, यानी कि जो अपने अक्ष पे जो गति करती है, जो 24 घंटे में लगभग, समझ रहे हैं ना, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड पूरा करती है, उसके कारण होता है। तो दिन रात होता है उसके अच्छी गति के कारण, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें ऋतु परिवर्तन की बात करते हैं, इसकी सूर्य के परिवृत्ति गति के यानी परिक्रमण के कारण होती है। तो परिभ्रमण के कारण दिन और रात होता है और परिक्रमण के कारण मौसम चेंज होते हैं। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व, किधर से, पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है और 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसी गति से दिन व रात होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगाती है, जिसे एक वर्ष कहते हैं। और हर 4 वर्ष पे क्या हो जाता है, जो चौथे वर्ष आपका साल जो होता है 366 दिन का होता है, क्योंकि यही 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड मिलकर 4 बार मिलकर या फिर 24 घंटे का निर्माण करते हैं, इसलिए एक दिन बढ़ जाता है, जिसको लीप ईयर के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब हम देखेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह को देखते हैं। मंगल ग्रह की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा इसका, कि आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं और इसका कारण क्या है, आयरन ऑक्साइड, और इसी कारण इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके दिन का मान व अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह 24 घंटे में अपना परिभ्रमण पूरा करता है और यहाँ ऋतु परिवर्तन भी होता है, ठीक है। चलिए, सूर्य की अगर परिक्रमा की बात करें तो सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 687 दिन लगते हैं। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है आपका निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, और सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी इसी पर स्थित है। तो मंगल ग्रह पे जो आपका पर्वत है वो सौरमंडल सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, और सबसे बड़ा ज्वालामुखी वो भी आपका मंगल ग्रह पे स्थित है, ओलिपस मेसी। यह सूर्य का निकटतम ग्रह है, ठीक है भाई, सूर्य का निकटतम ग्रह ही है मंगल। पहले पे बुध है, दूसरे शुक्र, तीसरे मंगल, तीसरे पर पृथ्वी, चौथे पर मंगल, चौथे क्रम में आ जाता है। यह सूर्य का निकटतम ग्रह है, जिसके 2 उपग्रह हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक तो है आपका फोबोस और एक है आपका डीमोस। अगर इन दोनों उपग्रहों की बात करें, इनमें बड़ा कौन है, तो फोबोस जो है आपका बड़ा है। फोबोस क्या है, आपका आकार में बड़ा है, और डीमोस क्या है, छोटा है। इनमें तुलना करें तो क्लियर। आगे देखेंगे, बृहस्पति की बात करते हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इंपॉर्टेंट भी कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट करिए इसको। यह सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह है। यह पीले रंग का ग्रह है, ठीक है। इसको पीला ग्रह किसे कहते हैं, बृहस्पति को। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे यानी सबसे कम समय अपनी धुरी पर चक्कर लगाने के लिए किसे लगता है, इसको लगता है बृहस्पति को। और सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसे 12 वर्षों का समय लगता है। इसके सर्वाधिक 63 उपग्रह है, जिनमें सबसे बड़ा गैनीमेड है।
तो सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है, यह डाटा चेंज होता रहता है उपग्रहों की, बढ़ता घटता रहता है, घटता नहीं है बढ़ता रहता है अक्सर, लेकिन अभी फिलहाल इतना जानिए। शनि की बात करें, यह आकाश में पीले रंग के तारे के समान नजर आता है। यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। इसकी विशेषता इसके चारों ओर एक वलय का होना है। तो शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर क्या है आपका? वलय पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? वलय पाया जाता है। क्लियर, एक रिंग नुमा संरचना पाई जाती है। इसके उपग्रहों की संख्या 60 है, जिनमें फीबे नाम का उपग्रह इसके अन्य उपग्रहों के संचरण के विपरीत दिशा में घूमता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन, इसको ध्यान रखेंगे, जो कि आकार में बुध ग्रह के लगभग बराबर है। ठीक है, अरुण की बात करें, इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। यह सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर 9 वलय है। ठीक है, 9 रिंग्स हैं। आगे देखेंगे, अन्य ग्रहों के विरुद्ध यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जिसके कारण यहाँ सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व में होता है। वहीं अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसके कारण यहाँ पे पृथ्वी पर सूर्योदय आपका पूर्व में और सूर्यास्त आपका पश्चिम में होता है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यह अपनी धुरी पर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा प्रतीत होता है। तो आप एक चीज अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, अरुण जो है आपका लेटा हुआ ग्रह है। इसके 27 उपग्रह हैं, जिनमें से सबसे बड़ा टाइटेनिया है अरुण का। आगे देखेंगे, वरुण की बात करें, वरुण यह सूर्य का सबसे दूर स्थित ग्रह है। ठीक है, इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलशास्त्री जहान गाले द्वारा किया गया। इसे हरे रंग का ग्रह कहा गया। इसके चारों तरफ मेथेन का अति शीतल बादल छाए रहने के कारण यह अति शीतल ग्रह है। इसके कुल 13 उपग्रह हैं, जिनमें से सबसे बड़ा ट्रिटॉन है। क्लियर, तो यह हो गया आपका वरुण। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।